नीट का जो एग्जाम है बस आज से 45 दिन के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक ही दिन का पेपर है जो आपके फ्यूचर को के अगले 1 साल के बाद या अगले 3 साल आप क्या करने वाले हैं उसको डिसाइड करना है। पहले भी पता है कि एनडीए जो भी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं वो लगभग 60 to 40% वेटेज रखती है 11th और 12th में। So that's why important is going to be more important as compared to class 11। वेरी वार्म वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में आई थिंक सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास के वीडियोस में हमने पूरे के पूरे जो आपके वेक्टर जो आपका चल रहा था उसमें डॉट प्रोडक्ट के लगभग सारे क्वेश्चन बेस्ड सेक्शंस, इसके अलावा जो उसके इंपॉर्टेंस, फैक्ट, कॉन्सेप्ट जो आपका था वो हम लोग लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये वीडियो जो है आपका जो लास्ट वीडियो होने वाला है जो वेक्टर के कंसेप्ट को लेकर के होगा, जिसमें हम लोग स्पेशली डील करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। ठीक है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लास्ट कंसेप्चुअल वीडियो रिगार्डिंग योर नीट प्रिपरेशंस। ठीक है, इसके बाद जो भी आपके वीडियोस मिलेंगे वो कंप्लीटली अब हम लोग फिजिक्स पे बेस्ड होंगे। इसमें हम लोग पहले जो डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में वो आपके काइनेमेटिक्स विद कंसर्निंग PYQs ऑफ नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो फिलहाल अभी हम लोग एक काम करते हैं कि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है जो लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सिर्फ वेक्टर के लिए ही नहीं, अदर जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, लाइक जैसे आप मान लो कि रोटेशन वाले चैप्टर में जाते हो तो वहां विदाउट क्रॉस प्रोडक्ट यू कांट एग्जीक्यूट कंसेप्ट एंड कैलकुलेशंस। इन मैग्नेटिज्म सेक्शन जो आपका पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म देखोगे तो चाहे फोर्स से लेकर के बायोट-सावर्ट लॉ की बात करोगे, उन सब में आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू हैव टू यूज क्रॉस प्रोडक्ट। सो यू हैव टू बी क्लियर कट रिगार्डिंग दिस सेक्शन, नहीं तो फिर आपको बहुत सारे सेक्शंस में क्या होगा, डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई लेट्स स्टार्ट द क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, और ये समझिएगा खास करके इसमें जो डायरेक्शन का कांसेप्ट है गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो देखिए क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को भी डिस्कस कर चुके थे हम लोग, तो वो आपको ध्यान में रखना है उसके ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को। तो अभी हम लोग का जो है वो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का जैसे डॉट प्रोडक्ट का अपना एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, बट दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। आप अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करते हो तो डॉट प्रोडक्ट में यू हैव टू जस्ट कंसीडर कि हाँ इसका मैग्नीट्यूड कितना है। आपने ए डॉट बी देखा जो आपका मॉड ए मॉड बी cos थीटा होगा, जहां डायरेक्शन को लेकर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होता, यू डोंट हैव टू थिंक एक्स्ट्रा देयर। हाँ, लेकिन आप जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो लास्ट वीडियोस में हमने बताया था, वहां डॉट प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग था उसका अपना एक इंपॉर्टेंस है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर बाय द वे क्वेश्चंस वहां से आए तो फिर आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। ऐसे अभी तक में क्वेश्चंस वहां से नहीं आए हैं नीट के जो एग्जामिनेशन होते हैं, बट इन एनसीईआरटी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अभी फिलहाल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट की बात करोगे ना तो क्रॉस प्रोडक्ट का नाम ही दूसरा हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर ऑपरेशन या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो व्हाई इट इज वेक्टर प्रोडक्ट? तो वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा इस ऑपरेशन को कहीं पे भी, तो जो रिजल्ट मिलेगा दैट गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, वो आपका वेक्टर होगा। कैसे? और उसमें भी जब वेक्टर होगा तो जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हो तो अगर दो वेक्टर्स है, मान लीजिए ए क्रॉस बी, और इनका अगर आप ये एग्जीक्यूशंस कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी और इसके साथ लगा होता है sin थीटा। तो याद रखिएगा ये जो यहाँ तक का टर्म है इट इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर्स, जहाँ पे एज इट इज जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि आपको इस टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका थीटा लिख रखा हुआ है इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये जो आपका थीटा होगा वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर कुछ ऐसे a है और एक दूसरा वेक्टर b है और ये आपका एंगल दे रखा है थीटा, तो आप a क्रॉस b लिखोगे तो आपका हो गया मॉड a मॉड b sin थीटा। बट जैसे हमने कहा गया कि क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी इसका जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्शन को सिग्निफाई करना चाहिए। अब विदाउट डायरेक्शंस आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, नहीं अच्छे से समझ सकते हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सीधे कहता है क्या कि जब भी आप इस एग्जीक्यूशन को कीजिएगा तो आपको इसके साथ एक डायरेक्शन लगाना होगा एंड दैट इज योर हैंड कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि अगर जैसे आप काम करते हो कि दो वेक्टर है a और b और इसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो अल्टीमेटली यू गेन अनदर टाइप ऑफ वेक्टर जिसका ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वेक्टर है तो दो चीजें से कंफर्म उसके पास होंगी ही होंगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो ये आपका मैग्नीट्यूड जो है वो तो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व है ही है, साथ ही साथ इसके साथ एक डायरेक्शन आता है। और आप इंटरेस्टिंगली अगर आपके दिमाग में होगा तो बहुत अलग सी चीज है
कि सोचो एक वेक्टर जो है वो बोर्ड ऑफ प्लेन में है, दूसरा वेक्टर भी आपका ये प्लेन ऑफ बोर्ड में है, लेकिन जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो यू आर गेटिंग अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस, आपको कुछ इस तरीके से अलग वेक्टर मिल जा रहा है। तो बहुत ही अलग तरीके का रिजल्ट आता है कि आपके दो वेक्टर्स जो प्लेन में है यू आर गेटिंग अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू AB। तो क्वेश्चन कई बार तो यहीं से पूछ देता है कि यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू A and B। जैसे उसने इस स्टेटमेंट को यूज किया मींस दैट ही इज इनडायरेक्टली सेइंग दैट कि वो आपसे पूछ रहा है कि उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। अब ये आप तभी समझ पाओगे व्हेन यू हैव अ क्लियर कट कांसेप्ट रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ योर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें देखो याद रखना है कि जब भी आपका ये जो एन कैप होता है ना, एन कैप हमने पहले ही बताया था कि यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर इज योर डायरेक्शनल वेक्टर, तो यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा। और इंटरेस्टिंगली ये डायरेक्शन कैसे बताता है, तो कहता क्या है परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड B। याद रखना है A और B दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, तो A और B दोनों के परपेंडिकुलर आइदर इस फॉर्म में हो सकता है या फिर नीचे जा सकता है, ठीक है, इनटू द प्लेन और आउटवर्ड टू द आपका प्लेन ऑफ जो आपका बोर्ड है उसकी तरफ हो सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर होने के साथ वो A और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान में रखना है, यहीं से बेसिकली आपके क्वेश्चंस आएंगे। सो ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ये बहुत ही बेसिक फॉर्म में हो गया, इसमें खास कुछ कर नहीं सकते हो आप। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अब इसमें से छोटा मोटा चीज जो आता है लाइक जैसे हमने कहा क्या परपेंडिकुलर टू A and B, ये डायरेक्शन की बात चल रही है। तो डायरेक्शन में हमने कहा दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या तो A B के परपेंडिकुलर आपका आउट टू द प्लेन आ सकता है या इनटू द प्लेन आएगा। अगर आप में से बहुत बच्चे ने मैग्नेटिज्म को सीरियसली पढ़ा होगा तो यहाँ पे फिर ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि वहां पे जब चार्जेस पार्टिकल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हो तो उसका जो डेविएशन होता है आपको फाइनली वो पता करना होगा कि इज इट इनटू द प्लेन है, आउट टू द प्लेन है, इज इट डाउनवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो इस तरीके के डायरेक्शन आपको क्लैरिफाई करने होते हैं। तो सिर्फ ये कह देने से कि A और B के परपेंडिकुलर होगा आप 100% डायरेक्शन को नहीं सिग्निफाई कर सकते हो। तो इफ यू आर लुकिंग टू गेट एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ देयर डायरेक्शन, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे दो रूल बना हुआ, ठीक है। इस वाले सेक्शन की अगर बात करें क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो आपने पढ़ा होगा, इसमें से एक होता है राइट हैंड पाम रूल, आप उसको कहते हो, ठीक है, या फिर दूसरा आप इसी में बोल सकते हो स्क्रू रूल। तो ये दो ऐसे रूल हैं जिसके हेल्प से आप डायरेक्शन को सिग्निफाई करोगे कि अच्छा A B के परपेंडिकुलर है तो किधर होगा, इज इट आउटवर्ड टू द प्लेन हो सकता है या इनटू द प्लेन, आप किधर भी उसको कह सकते हो। तो उसके लिए आपको ये दो रूल यूज करना होगा। तो राइट हैंड पाम रूल आई थिंक आपको पता होगा कि सबसे पहले जो वेक्टर लिखा रहता है यू हैव टू पुट योर राइट पाम ऑफ राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर, आपको यहाँ पे रखना होता है, और जो B दिख रहा होता है B की तरफ ये बाकी जो चारों फिंगर्स होते हैं उसको फोल्ड करना होता है। जिस तरफ आपका थंब आएगा दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पहला कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो आपका एक वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड आप दीजिएगा मॉड A मॉड B sin थीटा, थीटा एज इट इज जो पीछे पढ़े थे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना है, हमने बार बार कह रहे हैं आपको क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है, जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा शुड बी एट द जंक्शन ऑफ टेल और हेड। ऐसा नहीं कि आप हेड और टेल के बीच को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स लेके चले जाओ, अगर वो लेकर गए तो समझिए सर आपके आंसर्स नहीं मैच करेंगे, या अगर ऑप्शंस ऐसे दिए रहते कि आंसर्स मैच भी कर जाए बट फिर भी आपका जो आंसर का मान लो कि आपने आंसर जो गेन किया वो गलत हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई बी केयरफुल रिगार्डिंग द इंक्लिनेशन बिटवीन द वेक्टर्स शुड बी एट द जंक्शन ऑफ टेल और हेड, ध्यान रखना है इस चीज को। तो थीटा आपका वो चीज हो गया, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपका आता है दैट इज योर एन कैप। एन कैप के रिगार्डिंग आपको एक चीज ध्यान रखना है, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर, मतलब A और B जो प्लेन जिस प्लेन में भी होगा उस प्लेन के आपका परपेंडिकुलर आएगा। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक हो गया। इसमें इससे थोड़ा कम क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें ज्यादातर आपको इंपॉर्टेंट वाला जो सेक्शन है दैट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, वो आपको मेनली समझना होगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो आपको समझना है उसी सेक्शन को समझना है, उसी को डील करना है। तो आप अपने काम करते हैं, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। बट उससे पहले फिर से आपको इसमें भी दो नोट ध्यान में रखना है, जैसे आपने या हेडिंग भी दे दिया जाए पहले, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म देखिए जहां पे है इनसाइड इट इज टॉकिंग अबाउट योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ऐसा नहीं हर जगह अगर आपने अलग-अलग सोर्सेज से पढ़ा होगा तो इसी चीज को अलग-अलग तरीके से बताया जाता है, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म हो सकता है या कहीं पे इसको क्या जाता है तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में आपका लिखा रहेगा।
तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कार्टेशियन जहां पे लिख दिया मींस दैट रिप्रेजेंटेशन होगा इज गोइंग टू बी अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस, इसके अलोंग में होने वाला है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म जो है, तो इसमें आपको 2-3 नोट्स पहले देख लीजिए। तो नोट नंबर फर्स्ट जो आपका आ जाएगा, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, लाइक अगर आप A क्रॉस B कर रहे हो तो याद रखिएगा ये आपका B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा, ये आपका माइनस B क्रॉस A होता है, ठीक है। तो जब ये आपका A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A है, तो इसका मतलब ये होगा कि इट इज नॉट गोइंग टू बी कम्यूटेटिव, इसको हम लोग एंटी कम्यूटेटिव कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका A क्रॉस B और B क्रॉस A जो होगा वो एंटी कम्यूटेटिव होता है एक दूसरे के। और एक इंटरेस्टिंग चीज और कि A क्रॉस B और B क्रॉस A अगर एंटी कम्यूटेटिव है, तो अभी आपने डायरेक्शन पढ़ा है ना कि A क्रॉस B अगर आउटवर्ड आएगा तो माइनस B क्रॉस A ये जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब इस पर्टिकुलर केस में दोनों के बीच का जो इंक्लिनेशन आपका कहोगे A क्रॉस B और B क्रॉस A की बात कर रहे हैं, वहां पे आपका पाई आएगा, एंगल जो आएगा दोनों के बीच में। AB और BA की बात नहीं कर रहे, जो रिजल्टेंट आएगा उसकी बात आपके चल रही है कि आप वहां पे सॉरी ध्यान रखना AB और BA की बात चल रही है, उसके बीच में आपका कितना इंक्लिनेशन आएगा, तो ध्यान में रखना पाई आता है, ठीक है। खैर, तो ये आपका नोट नंबर फर्स्ट हो गया। नोट अगर आप सेकंड की बात करोगे तो सेकंड में कहता क्या है कि अगर आप A क्रॉस B जोड़ C कर रहे हो तो ये आपका जो हो जाएगा A क्रॉस B जोड़ A क्रॉस C, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है। तो ये सब आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बस लिख लीजिए, ठीक है। तो ये 2 नोट्स हो गए आपके। तीसरा और इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आपको ध्यान में रखना है, आज जैसे हम लोग पीछे डिस्कस किए थे कि अगर आप सेम वेक्टर्स ले, ये I हो गया, ये J हो चुका है, ये K हो चुका है, ये X है, Y है और यहाँ Z है। तो अगर यहाँ पे आप I क्रॉस I निकालते हो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप I क्रॉस I निकालिएगा तो दोनों यूनिट वेक्टर्स है, अभी हमने पढ़ा था, तो 1 और दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री है। तो आप यहाँ पे साइन 0 डिग्री मार्क कर दोगे और साइन 0 डिग्री आपको पता है कि 0 होगा, तो मतलब अल्टीमेटली पूरा रिजल्ट ही 0 होगा। तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, I क्रॉस I सीधे 0 हो जाएगा यहाँ पे, J क्रॉस J भी आप सीधे 0 मार्क कीजिएगा और K क्रॉस K भी आपका जो होगा वो सीधे कितना हो जाएगा, 0 हो जाने वाला। तो ये आपको बेसिक ध्यान में रखना होगा। बट जो नोट्स इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आएगा वो आपका होता है I क्रॉस J का। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, दे विल जस्ट माइंडेड कि अच्छा I क्रॉस J जो होता है वो क्या होता है, बट ऐसा नहीं, आप बहुत इजीली तरीके से इसको समझ सकते हो और इसको याद भी रख सकते हो। देखिए I क्रॉस J अगर आप करते हैं तो I का मैग्नीट्यूड अभी पढ़े हो 1 होगा, J का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, साथ ही साथ आप यहाँ पे sin 90 डिग्री लगाओगे, बिकॉज I और J के बीच का जो इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री है। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्शन आएगा ना, अभी हमने कहा था कि जो डायरेक्शन आएगा वो गिवन वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आप I और J की बात कर रहे हो ना, तो अपने राइट हैंड के पाम को I पे रखो, J की तरफ फोल्ड करो, देखो थंब एग्जैक्टली ऊपर आ रहा है और आपको पता होता है कि अगर ये x है y है तो आपका z एक्सिस कुछ ये होगा। तो z एक्सिस ये है तो इस तरफ जो यूनिट वेक्टर है आपका k कैप है, तो दैट्स वाइज यहाँ पे जो आपने पीछे वाले फॉर्मूलाज में n कैप लगाया था, यहाँ पे वो आपका k कैप हो जाएगा। तो मतलब I क्रॉस J याद रखना है आपका 1 into 1 into 1 into k कैप, मतलब सीधे सीधे आप लिखोगे k कैप होगा। सेम अगर आप इसका उल्टा करोगे J क्रॉस I, तो आप कई तरह से इसको काउंटर कर सकते हो कि J क्रॉस I करेंगे तो डायरेक्शन भी आप ऐसे जाओगे इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड हो जाएगा। लेकिन चाहो तो यहाँ एंटी कम्यूटेटिव से भी बता सकते हो कि अगर I क्रॉस J K है तो J क्रॉस I जाहिर सी बात है जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि माइनस K आ जाएगा आपका एंटी कम्यूटेटिव होने के कारण। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप J क्रॉस K कर सकते हो। तो J क्रॉस K आपका फिर से I हो जाएगा, उल्टा कीजिएगा तो K क्रॉस J आपका माइनस I हो जाएगा। और अगर आप K क्रॉस I कीजिएगा तो आपका J हो जाएगा, या फिर I क्रॉस K करोगे तो माइनस J होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसको याद रखना बहुत आसान है, कुछ नहीं, एक छोटा सा इस तरीके का सर्कल अगर आप याद रखते हैं I J और K, तो आपको पता है कि I से J की तरफ जाओगे तो K, मतलब अगर आप एरो के साइड में जा रहे हो तो आपको I से J की तरफ जाओगे तो आपको K मिल जाएगा, J से K की तरफ जाओगे तो J से K की तरफ गए हैं तो आपको I मिलेगा, और K से I की तरफ जाओगे तो J मिल जाएगा। मतलब इफ यू आर फॉलोइंग द एरो ऑफ द जो गिवन आपका डायग्राम है उसमें तो वो पॉजिटिव आएगा, अगर आप एरो के अगेंस्ट में गए तो बस उसके साथ माइनस लगा दीजिएगा। तो दिस इज योर बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रॉस प्रोडक्ट फॉर कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, या कार्टेशियन फॉर्म को डील करने के लिए आप कह सकते हो। तो इसमें आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। मेनली जो इसमें देखो क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन आपका कुछ ये रहेगा, अगर इसको हम इरेज करें यहाँ से तो
ध्यान रखिएगा इसमें से ये वाला खास करके आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सारे ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंटी कम्यूटेटिव भी ध्यान रखना है, फॉलो ये भी करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मेट को फॉलो करता है, और साथ ही साथ जो आपका बेसिक यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जल्दी से हम लोग आगे जाते हैं और आगे चल करके देखते हैं कि हाउ इट एग्जीक्यूट इन कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसका आइडिया नहीं होता है। तो देखिए कैसे आपका ये जो एग्जीक्यूशन होगा वो कार्टेशियन फॉर्म में होता है। सो मान लेते हैं हम लोग काम यहाँ पे कि हम लोग के पास कोई दो वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर आप मान लीजिए ए लिखा हुआ है और ये लिख दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर हम लोग लिख लेते हैं, एक वेक्टर बी मान लो और वो लिखा हुआ है आपका i प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप मान लो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको रहने दो 5k कैप ही रहने दिया जाए, i को हटा देते हैं हम लोग। तो हम लोग के पास ये दो वेक्टर हो चुका है, ए वेक्टर है 2i प्लस 3j कैप और वेक्टर बी है 4j प्लस 5k कैप। अब आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट देयर क्रॉस प्रोडक्ट, मींस दैट आपको निकालना है a क्रॉस b। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि a क्रॉस b पता करने के लिए आप काम कीजिए कि दोनों को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग पे ले जाएंगे। तो आप यहाँ लिखोगे 2i प्लस 3j का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे 4j के साथ प्लस 5k के साथ, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा। फिर से वही करना होगा कि आपको इस पूरे टर्म को यहाँ से ले जा करके सॉल्व करो, 2i क्रॉस 4j प्लस 5k कैप फिर प्लस 3j 4j प्लस 5k कैप। तो ये आपको पूरा स्टेप करना पड़ेगा। तो अब इसमें जब देखो जाओगे ना तो पता चलता है कि अब i का j के साथ कीजिए, फिर i का k के साथ कीजिए, फिर j का j के साथ, j का k के साथ, ये पूरा आपको करना होगा। अब इसमें पता है समस्या क्या होता है, इसको कर तो सकते हो, कर ही लेते हैं हम लोग पहले। कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 2 आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लोगे i क्रॉस j, 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा i क्रॉस k प्लस 4 3 आपका 12 हो जाएगा, j क्रॉस j, फिर आपका यहाँ पे लिखोगे प्लस 5 3 15 और j क्रॉस k, ये आपका हो गया। अब आपको अगर बेसिक्स पता है ये वाला ध्यान में रखना होगा कि ये i है, ये j है, ये k है। तो यहाँ देखो i से j की तरफ गए हैं तो ये आपका k हो जाएगा, तो आप इसको लिख दोगे 8k कैप प्लस ik है, तो i से k की तरफ जा रहे हो तो ये आपका माइनस j हो जाएगा, यानी कि आप फिर लिख दोगे माइनस 10j कैप, फिर j क्रॉस j कीजिएगा तो आपका 0 हो चुका है, j क्रॉस k है, j k है तो i हो जाएगा यानी कि प्लस 15i कैप। तो इस तरह से आपका आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 8k कैप माइनस 10j कैप प्लस 15i कैप, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका a क्रॉस b आ चुका है। पर पता है इस पूरे कंसेप्ट में दिक्कत ये है कि चलो यहाँ पे 2 दे रखा, यहाँ पे 2 आपका है, तो टोटल इस तरह से आप देखे होंगे कि आपको लगभग यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स देखे हैं। अगर सोचो ये 3 3 दे दे तो टोटल आपका वहां से 9 टर्म हो जाएगा। अब उस 9 टर्म में हर बार ये सोचना कि i क्रॉस j क्या होगा, j क्रॉस i क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका प्लस माइनस जरूर गलती होगा। तो उससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होता है वो डिटरमिनेंट के कंसेप्ट को, जो डिटरमिनेंट एक मैथ्स का टॉपिक आता है उससे आपने सीखा होगा इसको सॉल्व करना, उससे इसका मैच कर जाता है। तो हम लोग इन शॉर्ट जल्दी से सेम क्वेश्चन को डिटरमिनेंट से कैसे आप सॉल्व कर सकते हो उसको जल्दी से देख लेते हैं, ताकि आपको ये बेसिक आइडिया हो जाए कि हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द क्रॉस बेसिक अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो क्रॉस प्रोडक्ट को आप डिटरमिनेंट से कैसे बना सकते हो। तो जल्दी से देखते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल साइड में बना दे रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका हमें पता करना था a क्रॉस b, तो a क्रॉस b पता करना है तो आप चुपचाप इस तरीके का साइन देना होता है और आपको ऑलवेज i j के पहले वाले रो में लिखना था। आप चेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप पहले लिख देते हो तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाता है। तो आप फर्स्ट रो में काम किए हो कि i j k लिख दिए, ध्यान रखिएगा इसको रो पढ़ा जाता है, और नीचे की तरफ जो लिखिएगा वो पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट जो आपके होंगे, रिस्पेक्टिव जो यूनिट वेक्टर होगा उसका वहां पे पुट करना होगा। लाइक i का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, आप पुट कीजिए यहाँ पे, j का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, पुट कीजिए, k का कोफिशिएंट देखो यहाँ नहीं है, तो k का कोफिशिएंट नहीं है तो आपको याद रखिएगा जिसका कोफिशिएंट नहीं होगा या जो टर्म नहीं होगा वहां पे उसको आपको 0 कंसीडर करना होगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे, आपको अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर आंसर नहीं आएगा, यू हैव टू पुट 0 देयर। इसके बाद b की बात करोगे तो ये आपका हो चुका है 4, यहाँ पे है 5, फिर सॉरी देखना है यहाँ पे j के कोफिशिएंट की बात करें तो j का कोफिशिएंट आपका 4 है, i का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, तो पहले i का कोफिशिएंट यहाँ 0 पुट कीजिएगा, j का कोफिशिएंट आपका 4 है और k का कोफिशिएंट आपका 5 है, हो गया।
नाउ यू हैव टू जस्ट यूज द क्रॉस प्रोडक्ट, जो डिटरमिनेंट का मेथड होता है वो बस आपको बेसिकली यहाँ यूज करना है। तो कैसे होता है थोड़ा ध्यान रखना, एक तरीका बस बता दे रहे पहला वाला। तो उसमें करना क्या होता है, देखिए जिसको भी पहले आपको यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको बोला जाता है। ये जो इस तरह से लाइन होता है उधर वाले को आप रो कहते हो, और नीचे की तरफ जो होता है उसको आप कॉलम कहते हो। ये डिटरमिनेंट में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई को पिक करना होता है, और इसको पिक करने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम के जो भी नंबर्स होते हैं उसको आप साइड मतलब एक तरह से वहां पे आप पेन पेंसिल व्हाटएवर जो भी रख करके होता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो अब जैसे आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास एक स्क्वायर टेबल में कुछ नंबर बचेगा 3 0 4 5, एंड नाउ यू हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम। आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट कीजिएगा, मतलब हमेशा इधर से पहले स्टार्ट करेंगे। तो 3 को 5 से करेंगे और यहाँ से 4 को 0 से कीजिएगा। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ ये आ जाएगा, देखते हैं। तो सबसे पहले आपने आई पिक किया, आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 3 5 से आपका हो गया 15, वो सीधा लिख दे रहे हैं। और ऑलवेज आपको माइनस साइन रखना होता है, तो माइनस 4 0 से करोगे तो आपका 0 आ जाएगा, ये करना होता है। यू हैव टू फर्स्ट पुट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो आई है कॉरेस्पॉन्डिंग रोज कॉलम को कवर कीजिए, जो बच जाएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 5 से 15 हो गया, ऑलवेज माइनस साइन देना होता है, 4 0 से 0, 4 into 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर आपका अगला लीजिएगा तो जे, तो आपको जे जो लिखना है ना इसको बोला जाता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और वो हमेशा आपका माइनस आता है उसका, जो आप आई थिंक को फैक्टर उसको कहा जाता है, ध्यान में नहीं है, वो शायद माइनर या को फैक्टर में से कोई एक टर्म होता है जो वहाँ पे आपको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप यहाँ पे फिलहाल माइनस जे करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को कवर कीजिएगा, 5 2 से आपका 10 हो जाएगा, माइनस 0 से 0 ही आएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका के की बात करोगे तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्लस के कैप, रोज कॉलम कवर कीजिएगा, 2 4 जा 8, 3 0 जा 0, यानी कि 8 हो गया। तो अगर आप देखोगे तो आपका आ गया 15 आई कैप माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और जे आई थिंक कितना आया था आपका, आई यहाँ पे जे इधर है, यानी कि माइनस 10 जे कैप प्लस 8 के कैप। तो अगर आप आंसर्स को मैच करोगे तो 59 माइनस 10 जे प्लस 8 के प्लस 8 के, तो ये दोनों आंसर्स आपके मैच कर गए। तो बेस्ट वे आपका वो होता है सॉल्व करने का, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गलती कीजिए। तो कभी भी अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना हो, यू हैव टू बेस्ट वे टू सॉल्व दैट क्रॉस प्रोडक्ट बाय यूजिंग दैट मेथड, वो आपका बेस्ट होता है, ठीक है। उस वाले मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इजीली बहुत अच्छे से रिजल्ट पे पहुंच जाओगे बिना किसी गलती के। इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज होती है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर पाए, ठीक है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना सॉल्व करना सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आता है ना आप लास्ट में उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, मतलब सॉरी लास्ट क्लास के जस्ट इस वीडियोस की स्टार्टिंग में, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं, कुछ फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लाइक मान लीजिए कि ये जो है आपका ए वेक्टर इसकी बात कर रहा है, और यहाँ पे ये बी वेक्टर है यहाँ पे, तो ए वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में ये लिखा हुआ है, बी वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पे मान लो कि ये लिखा हुआ है, जस्ट फॉर अजम्पशंस की बात करें। अभी आपको जस्ट स्टार्टिंग में ही बताया है कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। लेट सपोज कि ये जो है आपका वेक्टर सी है, तो ये जो सी आया है ना कंफर्म ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये कुछ ऐसे आपका होगा। तो अगर ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है तो कंफर्म आप कह सकते हो कि अगर इस वेक्टर सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें या वेक्टर इस सी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें। लास्ट क्लास में वो डिस्कस किए थे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इफ दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर और दे आर ऑर्थोगोनल, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाना चाहिए, मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हो, किसी एक के साथ में हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं दैट लाइक दिस इज योर वेक्टर सी, आप ए को यहाँ से पुट किए यहाँ पे कीजिए। तो जब आप ए डॉट सी निकालोगे ना तो हमेशा 0 आएगा ही आएगा अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना किया है तो ए डॉट सी अगर आप यहाँ से निकालने जा रहे हो तो ए डॉट सी आपका क्या आ जाएगा, लाइक वेक्टर ए देखो आपका था ये 2i + 3j का डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो सी के साथ, सी आपका पूरा है 8k - 10j + 15i आया था आपका। कुछ नहीं कीजिए, आपको पता है लास्ट क्लास में पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट लाइक टर्म के साथ में सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो i का i के साथ करोगे 15 2 30 हो गया, j का j के साथ करोगे माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस 30 केस तो भाई साहब k का तो है ही नहीं, ये 0 हो गया, देखो कट के 0 आ गया, ठीक है।
सो दिस इज द वे हाउ यू कैन एग्जीक्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। और बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको सिर्फ वेक्टर में नहीं, आपके बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प करेगा। लाइक मैग्नेटिज्म वाले सेक्शन को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपका ये उसमें बहुत हेल्प करता है क्रॉस प्रोडक्ट। विदाउट क्रॉस प्रोडक्ट यू कांट थिंक द डायरेक्शंस, खास करके उसमें जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लाइक जहां तक हमको ध्यान है, इस साल में पिछले साल के जो क्वेश्चन थे उसमें आपके लॉरेंज फोर्स को लेकर के क्वेश्चन आया था, जिसमें चार्जेस पे लगने वाले फोर्स को बैलेंस करना था। और वो आप तभी बैलेंस कर पाओगे व्हेन यू हैव एन आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आपके पास नहीं है, देन आई डोंट थिंक सो यू आर गेटिंग टू कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसमें मैग्नेटिज्म के जो कंसेप्ट है वहाँ ना तो आपको वाइट-साइड लॉ पता चल पाएगा, एंड इवन आप उसमें जो चार्जेस का मोशन होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आप उसको भी गेन नहीं कर पाओ। वो छोड़ो सर, आपके 11 वाले बहुत सारे चैप्टर्स में दिक्कत होगा, जिसको अभी हम लोग जस्ट एक आध एग्जांपल से यहाँ पे डील करेंगे, ताकि आप ये समझ पाओ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखिएगा, इस वीडियोस के साथ ही हम लोग का जो बेसिक, जहां से हमने कहा था जो आप नई नई चीजों, जो कैलकुलेशन के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, वो लगभग हम लोग का खत्म हो जाएगा। हम लोग का बेसिक वीडियोस जो आपका बैकबोन ऑफ जिसको फिजिक्स हम कहते हैं, दैट गोइंग टू डिकोड योर लैंग्वेज, वो इसी के साथ आपका फिनिश हो जाने वाला है जैसे ही हम लोग इस सेक्शन को एंड करेंगे। तो आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं इस पूरे वीडियोस में, जो आपने अभी तक में जो भी मिला आपको, वहाँ से कुछ चीजें कैरी ऑन करके ले जानी है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जो 3 एप्लीकेशन उधर हम लोग डिस्कस किए थे, वो 3 एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको एक इंटीग्रेशन का लेक्चर मिला है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन इन डिफरेंट सेक्शंस, लाइक कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, व्हाट इज द फ्लक्स। मतलब एक चैप्टर पढ़ करके आप बहुत सारे चैप्टर को रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर उसी तरीके से वेक्टर में हम लोग डील किए। वेक्टर भी आपका जो है, ये कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको कई चैप्टर्स को रिलेट करने का काम करेगा। इसमें से फिलहाल अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट एट द लास्ट मोमेंट ऑफ योर डिकोडिंग लैंग्वेज, जो आपका सेक्शन था फिजिक्स का, उसके बस लास्ट मोमेंट पे है। इसी के साथ आपको अगले लेक्चर से जो फिजिक्स के एज यूजुअल जो वीडियोस, जहां पे आप कहते हो कि नहीं यहां से फिजिक्स आपका स्टार्ट है, वो आपका स्टार्ट होगा अगले वाले वीडियोस में। तो आपको अगला जो भी वीडियोस मिलेगा वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप पीछे वाले कैलकुलेशन का यूज करके काइनेमेटिक्स, चाहे आपका 1D हो, काइनेमेटिक्स इन 2D मोशन को आप सॉल्व कर सकते हो। What is the execution of your NLM? NLM सर बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, क्योंकि वो एक जो चैप्टर होगा वो आपको फिर बाकी सारे चैप्टर्स जो आते हैं उन सबको आपको उसके साथ रिलेट करना होगा। फिर चाहे आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लो, फिर चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैट को डील कर लो, इवन चाहे आप मैग्नेटिज्म में जाइए, हर एक चैप्टर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको NLM का यूज करना पड़ सकता है। तो आने वाले कुछ चैप्टर्स अप टू आई थिंक सेंटर ऑफ मास तक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वहां तक के वीडियोस कम से कम आपको बहुत अच्छे से थ्रोटली देख करके जाना होगा। वीडियो से छोड़िए, जो आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो वहां तक के जो आपके फिजिक्स के सेक्शन है शुड बी क्लियर कट, तभी आपका जो रिजल्ट है, जो स्कोर है फिजिक्स में बेहतर हो पाएगा। तो जल्दी से हम लोग एक काम करते हैं, इसके लास्ट वाले सेक्शन को डील कर लेते हैं। जो लास्ट सेक्शन है दैट इज योर, आप कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बट उसके एप्लीकेशन से पहले एक काम करते हैं, आप इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो आपके थोड़े बहुत लॉजिकल कंसेप्ट को एनहांस करेगा। जैसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो अभी जैसे मान लो कि यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन पूछा ये क्या था, फिलहाल एक काम करते हैं, इसको रेस करते हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन क्या था कि यू हैव टू जस्ट सिंपली फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट। बट अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, देखिए आप पढ़ने के साथ ही जो है ना आपके पास दिमाग में चला आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से व्हाट शुड बी द पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्या क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। अगर ये आप फ्रेम कर पा रहे हो तो इट गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू यू टू एनहांस योर कंसेप्ट। कैलकुलेशन तो सर आपको फिर पढ़ के ही करना होगा। पढ़ते के साथ ही जब आप फॉर्मूलाज को देखिएगा, चीजों को जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो उसी समय एक बहुत हद तक क्वेश्चन फ्रेमिंग पॉसिबिलिटीज जनरेट हो जाती हैं। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप में इसमें करना क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए वो आपको कभी कभी सीधे नहीं कहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है, ये काम करते हैं, क्वेश्चन ही चेंज करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि क्या क्या बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे जैसे मान लीजिए अभी जस्ट आपने सॉल्व किया कि वेक्टर मान लो कि ए दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू लिख दिया है 4i कैप प्लस 5j कैप, और वेक्टर बी जो है लिखा हुआ मान लीजिए i कैप प्लस 5k कैप है प्लस 2। चलो इसमें तीनों ले लीजिए, माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k, ये आपके दो वेक्टर्स हैं। अब देखो ये दो वेक्टर है, एक तो सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा कि पता कीजिए कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। बहुत आसानी से होगा, अगर लकी रहे तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट बहुत कम चांसेस है कि आपको सीधा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए दे।
ठीक है। बहुत बार दिया भी है, जैसे पिछले बार 1 साल के क्वेश्चंस में आपको सीधे सीधे फोर्स डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, सीधा पूछा है कि पता कीजिए वह कितना होगा। तो आपको याद रखिएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ था वो कार्टेशियन फॉर्म में था, और जब तक आपको कार्टेशियन फॉर्म का डॉट प्रोडक्ट का आइडिया नहीं होगा, यू कांट एग्जीक्यूट दैट। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक क्वेश्चन तो अगर बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया और कहा क्या कि फाइंड अ वेक्टर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। अब ये क्वेश्चन फ्रेम में ये कह रहा है कि आपको एक ऐसा वेक्टर पता करना है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो अब आप सोचोगे कि कैसे वेक्टर पता किया जाए भाई साहब जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो थोड़ा सा आपको सोचने में टाइम लग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा ना कि जो भी जस्ट स्टार्टिंग में बताया गया कि व्हेनेवर यू ऑपरेट अ वेक्टर इन अ क्रॉस प्रोडक्ट, कभी भी अगर आप वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट में एग्जीक्यूट करते हो तो आपको खुद ब खुद वो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। तो बहुत आसान है, मतलब उसने इनडायरेक्टली ये ना कहा कि यू हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए और बी, उसने कहा क्या है यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसके अलग अलग टर्म्स के मतलब क्लियर नहीं है तो वो आप कहीं पे भी फंस सकते हो। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आप जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो मींस दैट यू आर अल्टीमेटली गेटिंग अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पे बस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, वी आर गेटिंग अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसी में देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब जैसे उसने लगा दिया यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, तो आपको इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का तो एग्जीक्यूशन है ही, साथ ही साथ उसने लगा दिया कि अब यूनिट वेक्टर निकालना, तो सेम क्वेश्चन से देखो अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आपने क्या किया, अभी जस्ट पीछे निकालोगे, जैसे ए क्रॉस बी अगर आप निकालोगे तो यहाँ से क्या करोगे, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया। ए का कोफिशिएंट अगर देखोगे तो आपका 4 है, 5 है, के का तो खैर है ही नहीं यहाँ पे। बी की बात करोगे तो -1 है, 2 है, 5 है। आप इसको सॉल्व करोगे, आई यहाँ से पिक करोगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम कवर करना है, 5 5 आपका कितना हो जाएगा, आप 25 कर दोगे, 25 में से 0 जाएगा, आपका 25 ही बच जाएगा। फिर आप यहाँ से -j के साथ इसको पिक कीजिए। इन शॉर्ट बता दे रहे हैं, ऐसे करना आना चाहिए आपको बहुत जल्दी से। तो j कवर कीजिएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 20 में से आप 0 घटाओगे तो आपका 20 ही बचेगा। और फिर प्लस k कैप की बात करोगे तो k कैप अगर आप यहाँ से लीजिएगा तो ये कवर 4 2 जा 8 और माइनस आपका ये 5 1 जा -5 होगा तो 4 2 जा 8 माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 5 13 हो चुका है आपका। तो ये आपका 13 हो गया, यानी कि यहाँ से जो आएगा वो होगा 25 आई कैप -20 जे कैप प्लस 13 के कैप, ये आपका आ जाएगा। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि इज इट योर राइट और रॉन्ग, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ से अब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ये 25 है और 4 है, 100 हो गया। जे को जे से मल्टीप्लाई करो, 20 है, 5 है, ये भी 100 हो गया। ये माइनस में है, ये प्लस में, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, ये तो खैर है ही। यहाँ से भी आप करोगे तब भी आ जाएगा, देखो -25 है, यहाँ से अगर आप करोगे इसका और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो 25 एक को यहाँ -1 से करोगे तो आपका -25 आ जाएगा। फिर आपका 2 का 20 से करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। और 15 13 5 कीजिएगा तो ये आपका प्लस में 65 आ गया। तो -40 25 आपका -65 प्लस 65 कैंसिल आउट करके देखो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इससे जब आप निकालोगे तो कैसा भी रहे बहुत इजीली और एक्यूरेट आंसर आता है। सो नाउ दिस इज योर वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू A and B. This is the answer of your first question. But उसी क्वेश्चन को कैसे एनहांस किया, you have to find a unit vector। अब ये कैसा यूनिट वेक्टर बताने ना which is perpendicular to A and B। तो ये वेक्टर आपको पता है कि परपेंडिकुलर आया है, मान लीजिए ये वेक्टर C है and the question is asking about the यूनिट वेक्टर जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। कुछ मत कीजिए सर, आपको पता है C कैप का फॉर्मूला, आई थिंक सो, ठीक है। तो C कैप जस्ट लास्ट में हमने पढ़ा था कि C कैप इज इक्वल टू वेक्टर C अपॉन मॉड C हो जाएगा। आप कुछ मत कीजिए, इसको इस फॉर्मूले पर बस लगा दीजिए। और आपको कार्टेशियन फॉर्म में सर आना ही चाहिए। अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपका चीजों को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत हो रहा है तो आप आगे मत पढ़िए, क्योंकि आप जब तक इसको क्लियर नहीं करोगे आपको हर एक दूसरे चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्शन में जो चीजें रहेंगी वो कार्टेशियन फॉर्म में ही दिया रहेगा। इवन जो पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्टाइल है, इफ यू डोंट क्लियर
कंसेप्ट रिगार्डिंग द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ वेक्टर यू कांट एग्जीक्यूट द क्वेश्चन। अगर मान लो फॉर्मूला बेस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से थोड़ा सा आपका ट्रिकी किया, लैंग्वेज बेस्ड है, तो फिर वहां पे आप फंस सकते हो। तो वहां ना फंसो, इसके लिए आपके पास क्लियर कट होना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। अगर वो क्लियर है तो आप वहां बहुत इजीली चीजों को वहां रिलेट कर सकते हो, वहां से चीजों को समझ सकते हो, आप बाकी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच मे बी आस्क्ड ऑन योर क्रॉस प्रोडक्ट। इस वाले सेक्शन से जल्दी से हम लोग इसके एप्लीकेशन पे जाते हैं, उसके बाद लास्ट इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को देखेंगे एंड देन इसी के साथ हम लोग इसको एंड करेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इन अ सिमिलर मैनर जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का भी अपना मीनिंग होता है। तो पहले काम करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही देखते हैं, लास्ट में इसके ऑपरेशन को देखेंगे, एप्लीकेशन को देखेंगे। तो अगर आप इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे जाओ ना, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या होता है कि आपका जैसे बहुत आसान होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत बार जब आप काम करते हो एडिशन और वेक्टर पढ़ते हैं ना, तो कहीं पे टीचर पढ़ाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, कहीं पे बोल देते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, या कहीं पे बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। याद रखिएगा ये तीन अलग अलग जो बोले गए हैं ना, सब एक ही काम है, ये बस अलग अलग आपके नाम दिए रखे हैं, बट जो बेसिक होता है वही है कि आपको ध्यान में रखना होता है जिन दो वेक्टर्स को आपको जोड़ना है शुड बी कंबाइंड विद, हाँ जो आपने सोचा वही है कि जो आप जोड़ रहे हो वो हेड टेल के साथ होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या था, वो था आपका शायद नहीं, वो हेड हेड कॉलिजन था आपका जो रिजल्टेंट आता था। तो सब आपका इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना हम लोग, दो वेक्टर का यूज कर रहे हैं हम लोग के पास। मान लीजिए एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और इसको यहाँ से आप जोड़ो, ठीक है। तो नाउ दिस इज योर वेक्टर ए प्लस बी। अब थोड़ा सा देखो, यहाँ पे हेड टेल हो गया, ये हेड हेड रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। पैरेललोग्राम लॉ इसी में लगाना है, कुछ नहीं करेंगे, आप पढ़ चुके हो, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, आप इस वेक्टर बी को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये वेक्टर ए है, आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, हो गया। तो ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, आप अगर देखोगे तो नाउ इट बिकम अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये ए दिख रहा होगा, ये बी दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे जब मार्क करोगे तो ये आपका देखो टेल टेल कॉम्बिनेशन है। इसी टेल टेल कॉम्बिनेशन को हम लोग जो है वो कहेंगे, यहाँ पे हम लोग एंगल मार्क कर सकते हैं। और तुम देखोगे तो ए है बी है, यही रिजल्टेंट होता है जो जुड़ करके आता है, जो दोनों के बीच से पास करता है, और ये वाला एंगल आपने अल्फा लिखा होगा। खैर यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये देखो तुम्हारा बन गया पैरेललोग्राम। अब तुम करो क्या, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, ये मॉड बी है, यहाँ से आप खींच दो इसको। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो आपका बेस इंटू क्या होगा, हाइट होता है। तो बेस आपका हो चुका है मॉड ए, और हाइट जो आ चुका है, यहाँ से देखो ये अगर थीटा है आपका, तो ये सामने वाला साइड लिखते हो तो आपको पता होगा, कंपोनेंट आपने बहुत अच्छे से डील कर रखा है। जो सामने वाला साइड हो जाएगा वो मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिखोगे मॉड बी साइन थीटा, यानी कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। जस्ट अभी पढ़ेंगे कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्रॉस बी। अभी जो a क्रॉस b आता है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो एरिया वेक्टर देगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज आज की और कि a क्रॉस b sin थीटा जो होगा, अगर आप डायरेक्शन फॉर्म में लिख रहे हो तो वो a क्रॉस b वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, और साथ ही साथ a क्रॉस b जो आता है वो n कैप आता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि इन फिजिक्स एरिया इज कंसीडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि एरिया जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है। तो मैथ्स रिकॉग्नाइज एरिया एज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इन फिजिक्स चूंकि पैरेललोग्राम लॉ का जब आप यूज कर रहे हो तो एरिया जो देख रहे हो वो a क्रॉस b के फॉर्म में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो आपको याद रखना है कि एरिया जो होता है for physics it is a vector quantity and it has a direction which is perpendicular to the plane। ध्यान में रखिएगा सर, ये 12th के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा होगा वहां पे इसका जबरदस्त इंपॉर्टेंस है आपका, ठीक है। इसी चीज को अगर आप मैग्नेटिज्म वाले सेक्शन में जाते हो तो वहां पे भी आपका जब टॉर्क निकालना हो, जब आप डाइपोल निकालने मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हो वहां पे, तो उस जगह पे ये बहुत आपका काम आएगा। ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उस डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से आपको वो चीजें पता चलती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यू मे सिंपली से दैट कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट गोइंग टू बी गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जहाँ पे ए और बी अगर उस पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं तो ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। इसके बाद अगर आप जाओगे ना तो एक जो मीनिंग आता है उसको आप कहते हो अगला मीनिंग, सॉरी उसको एप्लीकेशन की बात करोगे तो एप्लीकेशन आप देख रहे हो, इसका बहुत सा एप्लीकेशन होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। एक्चुअली इसी क्रॉस प्रोडक्ट को हम हर जगह लगभग अप्लाई करते हैं जहाँ पे भी आपका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे बेसिक जो आपने एप्लीकेशन सीखा होगा वो है टॉर्क,
ठीक है। इस वर्ड के बारे में क्या ही कहा जाए, 90% बच्चों को तो यही परेशान करता है कि अभी होता क्या, ठीक है। तो आप जब भी टॉर्क निकालते हो तो टॉर्क निकालने में आपको इसी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना होता है। आपने वो फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है। या इवन जब आप एंगुलर मोमेंटम को निकालते हो तो एल इज इक्वल टू जो लिखते हो आप लोग आर क्रॉस पी। तो यहाँ पे जहां भी आपको ये साइन दिखे विद अ वेक्टर तो आप समझ जाओ कि आपको इसी सेक्शन को यूज करना है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि दिस सेक्शन आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, फॉर द कंसेप्ट इनहैंसमेंट, क्योंकि ये आपको बताएगा कि अच्छा यहाँ पे आपको क्या करना है। वहां पे इस चैप्टर को जब आप डील करोगे रोटेशन में तो वहां पे आपको इस चीज क्यों नहीं बताया जाएगा कि क्यों आखिर आर और पी का जो डायरेक्शन होगा, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होगा गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू आर एंड पी हियर, टॉर्क गोइंग टू बी आर एंड एफ हियर, ठीक है। या फिर अभी आप जो जस्ट जिन बच्चों का 12th अभी फिनिश हुआ होगा उन्होंने ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखा होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे खास करके आपको डायरेक्शन असाइन करने में दिक्कत होता होगा। या फिर आपने जब बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा डी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। तो यहाँ पे भी देखो आपका जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो आपका ये सभी जगह जहाँ पे भी किसी भी फॉर्मूले में अगर आपका क्रॉस का साइन यूज हो रहा है तो मतलब आपको वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करना होगा। और ये लगभग आपके 70-80% चैप्टर में कहीं ना कहीं इधर उधर फैला हुआ है। तो इसी के साथ हम लोग का ये क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होने के साथ आप कह सकते हो कि आपका जो बेसिक चल रहा था अभी पिछले कुछ दिनों से वेक्टर ये फिजिक्स के लैंग्वेज डिकोडिंग को आप कह सकते हो इसको, वो भी फिनिश होता है। अब इसके बाद जो वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें हम लोग प्रॉपर फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें अलग अलग चैप्टर और स्टार्ट करने वाले हम लोग काइनेमेटिक्स का, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है आपका, ना सिर्फ इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी अदर चैप्टर्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करता है, जस्ट सिमिलर एज अ वेक्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बट काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए भी आपको अब इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। सो दैट्स व्हाई ये आपको ऑलवेज क्लियर कट रखना है। अगर ये क्लियर कट है तो आई एम डैम श्योर सॉरी आपका जो वेक्टर वाला जो कंसेप्ट होगा, सॉरी जो काइनेमेटिक्स वाला कंसेप्ट होगा वो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। यू हैव टू जस्ट रीड देयर अगर आपका ये सब समझा हुआ तो। इसके अलावा एक छोटा सा पोर्शन इसमें हमने स्किप कर दिया, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आपको ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं खास करके आप लोग खुद से थोड़ा देख लीजिएगा। जो एंगल्स होता है आपको लगभग निकालने आना चाहिए, वो अगर आप देखिएगा, अगर इश्यूज होंगे तो आप उसको कमेंट में कीजिएगा। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन सेपरेट टॉपिक ऑन जो भी आपका सेक्शन होगा, बट उसमें आपको एंगल्स 120, 150 इन सब वैल्यूज को कैसे निकालते हैं अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में वो आपको आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो आपके कंपाउंड फॉर्मूलाज होते हैं वो पता होना चाहिए। ऐसे इसको डील करेंगे जब हम लोग एसएचएम मोशन स्टार्ट करेंगे, ऑसिलेशन वाले चैप्टर्स में जब जाओगे तो बेसिकली उसका यहाँ पे यूज ज्यादा हो जाता है। बट इन वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू में आप जाओगे तो बेसिकली आपका ये जो कंपाउंड एंगल होता है, कंपाउंड एंगल सॉरी मल्टीपल एंगल, जो आपका sin 2 है cos 2 है, ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अप टू रोटेशन तक के चैप्टर्स के लिए। उसके बाद जैसे आप आगे जाओगे तो आपको कंपाउंड, मल्टीपल और सब मल्टीपल, ये तीन जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज है इसको आप नेट पे सर्च करोगे बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। एंड यू हैव टू जस्ट माइंड इट कि अच्छा ये होता है, साइन का बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए और कॉस के बेसिक ग्राफ। इतना आप ट्रिगोनोमेट्री में खुद से कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग के पास इतना सफिशिएंट टाइम है नहीं कि हम लोग अब इस पे एक अलग से लेक्चर बनाए उन सब चीजों को डील करें। तो अगले वीडियोस में जब हम लोग मिलेंगे तो वी आर गोइंग टू डिस्कस योर काइनेमेटिक सेक्शन एंड इन अ डिफरेंट मैनर, जहां से आपको क्या हो क्वेश्चन बना हो। पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, यू हैव टू ऑप्ट द क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस अप्रोच कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप ये वीडियोस देखने के बाद मतलब वेक्टर्स के जो वीडियोस बने हैं इसको देख करके आप लगाइएगा PYQs नेट का, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी उस वीडियोस में जो आपके नेट PYQ से इंस्पायर्ड है। नेट्स में बहुत ज्यादा तो इस पे क्वेश्चन नहीं है, जितने भी हैं इतने वीडियोस के बाद बन जाइए और ये आपको आगे समझने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो काम करते हैं वीडियोस को, जो आपका बेसिक कंसेप्ट का वीडियोस जो चल रहा था उसको इसी के साथ एंड करेंगे। अगले वीडियोस में मिलेंगे हम लोग प्रॉपर फिजिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बट उससे पहले आप ये वीडियोस जो है उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए हु आर गोइंग टू अपीयर इन दिस नीट 2026 एग्जामिनेशन। आई एम डैम श्योर ये कंप्लीटली उनको हेल्पफुल होने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू बी वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम। तो उन तक पहुंचाइए, उनको कहिए कि ये वीडियोस देखें, समझें और क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। चलिए, तो आप जल्दी से बाकी जो लोग भी देख रहे हैं उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उस वीडियोस को वहां तक पहुंचाइए जहां तक इसकी जरूरत है। थैंक यू।